Hey friends, welcome again. Today we will discuss about these three topics. So let's get started. So our first topic is torque acting on dipole. देखिए टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है। आपने कभी भी डोर ओपन करते हैं, आप क्लोज भी करते हैं, तो किसी भी अगर एक फिक्स अक्स है किसी भी चीज़ का और उसके चारों तरफ अगर कोई चीज़ घूम रही है तो जो फोर्स जो वर्क वहाँ पे उसे घुमाने के लिए यूज़ होता है वो यूजुअली टॉर्क कहलाता है। समझ गए आप लोग मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रख रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रखा है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। समझ गए आप लोग। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l। अब ये टॉर्क किसी भी एंगल थीटा पे रख रखा है मैंने ये डाइपोल। अब ये डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इधर चार्ज माइनस है, इधर चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर को जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, चार्ज इधर कहीं दूर और इधर कहीं दूर प्लस चार्ज है, जब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चल रही है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसे मजबूर करेगी कि ये इधर को रोटेट करे, मतलब इस पे इधर को फोर्स लगाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही इसको मजबूर करेगी कि ये इधर को रोटेट करे। इसका मतलब इधर को इस पे फोर्स लगेगा, मतलब इस पे तो इधर को फोर्स लगा, कोई भी फोर्स लग गया, और इस पे इधर को फोर्स लगा, इस पे कितना फोर्स लगा। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रही थी तब मैंने डेफिनेशन बताई थी कि F = होता है QE, बताया था ना। तो इस पे कितना फोर्स QE, इस पे कितना फोर्स, इस पे भी इतना ही QE। समझ गए आप लोग, दोनों पे सेम फोर्स। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए आप लोग, मतलब इनमें से कोई सा एक फोर्स और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये वाली। भाई अगर किसी तरह मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाली, तो इस फोर्स को तो मैं सपोज करूँगी कि यहाँ से चल रहा है, तो मतलब एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर बीच की डिस्टेंस ये हो गई। तो अगर मैं किसी तरीके से इसे फाइंड आउट कर लूँ तो मैं टॉर्क डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे। समझ गए आप लोग। तो इसे डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाती हूँ। सपोज कीजिए ये A है, ये B है, एंड दिस वन इज O। तो साइन थीटा = क्या हो गया? OB/2l। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट OB = क्या हो गया? 2l साइन थीटा। तो अब मैं तो ये क्या हो गया? 2l साइन थीटा। तो सिंपली अब मैं टॉर्क डिफाइन कर सकती हूँ। टॉर्क = क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। समझ गए आप लोग। फोर्स कितना है? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2l साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए Q भी है, 2l भी है, क्या हो गया? P। तो QP QP नहीं, E। तो P E, क्योंकि ये और ये P और दिस वन इज E साइन थीटा। अब आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर = होता है AB साइन थीटा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? और ये हो गया टॉर्क, और टो वेक्टर = हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं हम राइट हैंड स्क्रू रूल से। समझ गए आप लोग। इस टॉर्क की डायरेक्शन हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये टॉर्क समझ में आ गया आप लोगों के। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ना रख के मैं इसको ऐसे रख दूं, बिल्कुल इसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बिल्कुल पैरेलल, तो टॉर्क जो एक्सर्ट होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि फिर उस टाइम एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो साइन 0 0। और अगर मैं एंटी रख दूं इसे, इस डाइपोल को ऐसे घुमा के ऐसे रख दूं, तब क्या होगा?
साइन 180 एंड देन तब भी 0 होगा टॉर्क। लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को बिल्कुल 90 पे रख दूं तो एंगल कितना हो जाएगा 90 एंड देन टॉर्क होगा मैक्सिमम। उस टाइम पे थीटा इज इक्वल्स टू जब 90 होगा तो उस टाइम पे टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा विच इज इक्वल्स टू PE। ये आप लोगों के समझ में आ गया, ये होता है टॉर्क मैक्सिमम। Our next topic is इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो किसी भी गिवन सरफेस में से किसी भी टाइम को में पास होती है। मतलब सपोज कीजिए मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैं एक सरफेस ले आऊँ और बोलूँ बताओ इस सरफेस का फ्लक्स बताओ कितना है। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होकर गुजरी है, मुझे उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बताओ। मतलब 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइंस होकर गुजरी है। दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिस थ्रू अ गिवन सरफेस। समझ में आ गया? अगर इस सरफेस का एरिया A है देन फाई, इसको फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, then phi will be E vector dot A vector. Here E vector is equals to electric field, this electric field, and A vector is equals to area of this given surface. Understand? So finally our today's last topic is Gauss theorem. ये बहुत important theorem है और usually आगे derivation में use भी होगी। गॉस थ्योरम एक्चुअल में है क्या? अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और उस पर कोई चार्ज है Q, तो उसके लिए फ्लक्स जब हमने डिफाइन किया तो उसके लिए दी गई कि गॉस थ्योरम। उन्होंने कहा कि अगर एक क्लोज सरफेस है और उस पर चार्ज Q है तो उससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो 1/ε0 टाइम्स होगा उस सरफेस पे रिलेटेड चार्ज के, जो सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज है। मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और उस पर कोई चार्ज Q है, तब इस सरफेस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, पास होगी। तो इसका मतलब जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, मतलब फ्लक्स जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा इसमें जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है Q। दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a closed surface is equals to 1/ε0 times to the total charge enclosed by that surface. Understand? That means ये समझ में आ गया आपको? मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देती हूँ। That means phi is equals to Q/ε0। Q यहाँ पे क्या है? नेट टोटल इज इक्वल्स टू फाई का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ds लिख देती हूँ क्योंकि अब मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। मतलब छोटे छोटे, अगर मेरे पास एक पूरा सरफेस है तो मैं छोटे छोटे सरफेस लूँगी और वहाँ पे देखूँगी कितना फ्लक्स जा रहा है, और तब उन छोटे छोटे सरफेस का इंटीग्रेशन कर दूँगी, तब जाके मुझे पूरे टोटल सरफेस का फ्लक्स पता चल जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको इसका प्रूफ बता देती हूँ। प्रूफ देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक सरफेस है, उस पे चार्ज है +Q। फाइन। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया DA विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, DA वेक्टर। एरिया वेक्टर है तो इसका भी डायरेक्शन मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि काम आएगी। और +Q चार्ज है, इसका मतलब E की जो डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड है, E वेक्टर। इसका मतलब जो E में और DA में जो थीटा है, मतलब एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। अब मैं इसे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल E DA cos थीटा। थीटा क्या है? 0, मतलब cos 0 1 विच इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E DA।
Q इज इक्वल्स टू E, सिंपली इससे बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल dA मतलब एरिया का इंटीग्रल। अब इस सरफेस का, ये क्या है, एक स्फीयर dA, जब छोटे 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 एरिया मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये पूरा का पूरा एक स्फीयर जिसकी रेडियस है r, तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके यहाँ सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो कितना होगा, KQ/r²। समझ गए। K की वैल्यू भी अगर मैं रखूँ तो 1/4πε0। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब इस r² से r² कट, 4π से 4π कट, क्या बचा, Q/ε0। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, phi इज इक्वल्स टू Q/ε0। मुझे यही तो प्रूव करना था, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ कोसेस थ्योरम। समझ गए आप लोग। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं है, मतलब एरिया से इंडिपेंडेंट है। समझ गए। तो थैंक यू guys for watching my today's video and keep supporting me.